वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो पिछले लेक्चर में हमने हमारा चैप्टर 1 कंप्लीट कर लिया था। आज हम उसके कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। इसमें 4 पार्ट दिए हुए हैं। मैं इसमें से केवल एक ही करूंगा, बाकी 3 आपको खुद से करने हैं। तो मैं पहला पार्ट करता हूँ, इसका ए पार्ट। द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू इन मीटर क्यूब। हमारे पास एक क्यूब है जिसकी साइड कितनी है, जिसकी साइड है 1 सेंटीमीटर। हमें वॉल्यूम निकालना है। क्या निकालना है? वॉल्यूम निकालना है, लेकिन हमें मीटर क्यूब में निकालना है। हमें सेंटीमीटर क्यूब में नहीं निकालना, मीटर क्यूब में निकालना है। तो हमें पता है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 10⁻⁻² मीटर, ये होता है। और वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है साइड का क्यूब, साइड क्यूब, साइड क्यूब। तो एक साइड की हमारी लेंथ है 1 सेंटीमीटर, तो इसका वॉल्यूम हो जाएगा 1 सेंटीमीटर क्यूब। 1 सेंटीमीटर को हम लिख सकते हैं 10⁻⁻² मीटर, इसका क्यूब। तो ये हो जाएगा 10⁻⁻6 मीटर क्यूब। तो हमारा मीटर क्यूब में इसका वॉल्यूम निकल गया, जो कि है 10⁻⁻6। तो बाकी के अगले पार्ट आप खुद से करना। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट कर देना। हमारा दूसरा क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स बाय सुटेबल कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। तो इसमें भी मैं पहला पार्ट करूँगा। तो पहला पार्ट पूछ रहा है 1 kg मीटर स्क्वायर सेकेंड -2। इसको कन्वर्ट करना है ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर सेकेंड -2 में। तो हमें पता है 1 kg इज इक्वल्स टू कितना होता है ग्राम में, 1000 ग्राम। एंड 1 मीटर इज इक्वल टू सेंटीमीटर में कितना होता है, 1000 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। एंड सेकेंड को सेकेंड में ही रखना है। तो यहाँ से आ जाएगा 1 kg मीटर स्क्वायर सेकेंड -2। हम इसे लिख सकते हैं 1 एज इट इज हो जाएगा, इंटू केजी की जगह 1 kg की जगह हम लिख सकते हैं 1000 ग्राम, इंटू हम मीटर की जगह क्या लिख सकते हैं 100 सेंटीमीटर एंड इसका स्क्वायर। और सेकंड की जगह हमें सेकंड ही लिखना है। तो ये आएगा 1000 इंटू 100 क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है, तो 100 इंटू 100 रहेगा 10⁻⁷ ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर सेकेंड -2। अब इसके बाकी के पार्ट आप खुद से ट्राई करना। अगर नहीं हो तो आप कमेंट कर देना। हमारा अगला क्वेश्चन है ए कैलोरी इज ए यूनिट ऑफ हीट एंड इट्स इक्वल्स अबाउट 4.2 जूल। एक कैलोरी यूनिट होती है किसकी? हीट की यूनिट होती है। और उसकी यूनिट और उसकी वैल्यू कितनी होती है 4.2 जूल। और 1 जूल इज इक्वल्स टू 1 kg मीटर स्क्वायर सेकेंड -2। 1 जूल की वैल्यू ये इतनी होती है। सपोज वी एम्प्लॉय ए सिस्टम ऑफ यूनिट्स इन विच द यूनिट ऑफ मास इक्वल्स अल्फा kg। हम कोई सिस्टम मानते हैं, नया सिस्टम, जिसमें क्या होता है द यूनिट ऑफ मास कितनी हो जाएगी अल्फा kg, एंड यूनिट ऑफ लेंथ इज बीटा मीटर, एंड यूनिट ऑफ टाइम इज गामा सेकेंड। एक नया सिस्टम है जिसमें हमें ये चीजें दी हुई है कि मास को हमें अल्फा kg लेना है, यूनिट लेंथ को हमें बीटा मीटर, एंड टाइम को गामा सेकेंड। शो दैट द कैलोरी हैज ए मैग्नीट्यूड ऑफ। तो हमें बताना है कि 1 कैलोरी की वैल्यू वहां से ये निकल के आएगी। हम इसे सॉल्व करते हैं। तो हम पहले तो हम देखते हैं कि ऐसा यूनिट में क्या होता है। ऐसा यूनिट में 1 कैलोरी की वैल्यू कितनी होती है, 1 कैलोरी की वैल्यू कितनी होती है 4.2।
एंड मास को हम लिखते हैं 1 kg, मास को 1 kg लिया है, और लेंथ को हम लेते हैं 1 मीटर, एंड टाइम को लेते हैं सेकंड में। लेकिन जो न्यू यूनिट सिस्टम दिया हुआ है, न्यू सिस्टम दिया गया है, न्यू सिस्टम में हमें कैलोरी की वैल्यू निकालनी है। कैलोरी की वैल्यू 1 कैलोरी में कितनी, 1 कैलोरी की क्या वैल्यू होगी वो हमें निकालनी है। और वहाँ पे मास हमें दिया हुआ है अल्फा kg, एंड लेंथ दिया हुआ है बीटा मीटर, एंड टाइम दिया हुआ है गामा सेकेंड्स। ओके, तो यहाँ से अगर नई न्यू सिस्टम से हम कैलोरी की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ से आएगी वैल्यू ऑफ कैलोरी इन सिस्टम 2 इज इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ कैलोरी, जिसको हम बोल देते हैं N1, इसको बोल देंगे N2। N2 इज इक्वल्स टू N1 इंटू मास की वैल्यू इन सिस्टम 1 ऑन मास की वैल्यू इन सिस्टम 2। अब इसकी पावर यहाँ पे क्या है, 1 है, तो यहाँ पे आएगा 1 इंटू लेंथ की वैल्यू इन सिस्टम 1 अपॉन लेंथ इन सिस्टम 2। अब इसकी लेंथ मीटर में, मीटर की पावर 2 है, तो यहाँ पे आएगा 2, एंड टाइम इन फर्स्ट सिस्टम एंड टाइम सेकंड सिस्टम, तो यहाँ पे आएगा, यहाँ पे टाइम की यूनिट -2 है, तो यहाँ पे आएगा -2। तो यहाँ से न्यू सिस्टम में N2 की वैल्यू आएगी N1 की वैल्यू कितनी है, 4.2, 4.2 इंटू मास इन सिस्टम 1 1 kg अपॉन मास इन सिस्टम 2 अल्फा kg पावर 1। लेंथ इन सिस्टम 1 इज 1 मीटर, लेंथ इन सिस्टम 2 इज बीटा मीटर की पावर 2, एंड टाइम इन सिस्टम 1 1 सेकेंड एंड सिस्टम 2 गामा सेकेंड्स और -2। ओके, तो यहाँ से यूनिट्स तो कैंसिल आउट हो जाएगी। N2 की वैल्यू क्या आएगी, N2 इज इक्वल्स टू 4.2 इंटू अल्फा, अल्फा 1/अल्फा को हम क्या लिख सकते हैं, अल्फा पावर -1, बीटा 1/बीटा को क्या लिख सकते हैं, बीटा पावर -1, लेकिन यहाँ पे पावर 2 है तो बीटा पावर -2 हो जाएगी, एंड गामा पावर -2 पहले से है, तो ये ऊपर जाएगा तो प्लस का 2 हो जाएगा, तो N2 की वैल्यू आएगी 4.2 अल्फा -1 बीटा -2 एंड गामा पावर 2। और यही हमें प्रूव करना था, यही हमसे पूछा था कि न्यू सिस्टम दैट द कैलोरी हैज द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस मच इन टर्म्स ऑफ न्यू यूनिट्स। तो न्यू यूनिट्स की टर्म्स में हमारा यही मैग्नीट्यूड आएगा 1 कैलोरी का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ एनसीईआरटी। ये बोल रहा है कि ए न्यू यूनिट ऑफ लेंथ इज चूजन सच दैट द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज यूनिटी। मतलब कि ये कहना चाह रहा है कि हमें एक लेंथ का नया यूनिट लेते हैं, न्यू यूनिट, न्यू यूनिट ऑफ लेंथ, और वो क्या है, वो है स्पीड ऑफ लाइट इज यूनिटी इन वैक्यूम। वैक्यूम में 1 यूनिट है स्पीड ऑफ लाइट, तो 1 यूनिट पर सेकेंड, स्पीड ऑफ लाइट 1 यूनिट ट्रेवल करती है वैक्यूम। ओके, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड द अर्थ इन टर्म्स ऑफ द न्यू यूनिट ऑफ लाइट if light takes 8 minutes and 20 seconds to cover the distance। हमें पता है कि हमें दिया हुआ है कि 8 मिनट एंड 20 सेकंड्स लेती है लाइट सन से अर्थ में पहुंचने के लिए, तो ये इसको सेकंड्स में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 × 60 + 20
तो ये आएगा 500 सेकेंड्स। और हमें पता है, हमें नया यूनिट दिया हुआ है लेंथ का, जिसके हिसाब से लाइट कितना यूनिट ट्रेवल करती है, 1 यूनिट ट्रेवल करती है पर सेकेंड। पर सेकेंड कितना ट्रेवल करती है, 1 यूनिट। ओके, तो 500 सेकेंड्स में कितना ट्रेवल करेगी? एक सेकेंड में 1 यूनिट करती है, तो 500 सेकेंड में कितना करेगी? 500 यूनिट। या फिर हम यहाँ से निकाल सकते हैं डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड इनटू टाइम, तो स्पीड कितनी है? 1 यूनिट पर सेकेंड। 1 यूनिट पर सेकेंड इनटू टाइम कितना है? 500 सेकेंड्स। तो यहाँ से आएगा 500 यूनिट्स। ओके, तो ये पूछा क्या था हमसे? यही पूछा था कि व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ इन टर्म्स ऑफ न्यू यूनिट। न्यू यूनिट के टर्म्स में सन एंड अर्थ के बीच में कितना डिस्टेंस? तो न्यू यूनिट के हिसाब से हमारे सन और अर्थ के बीच में कितना डिस्टेंस है? 500 यूनिट्स का डिफरेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट प्रिसाइज डिवाइस फॉर मेजरिंग लेंथ। लेंथ को मेजर करने के लिए इन सब में से कौन सा सबसे प्रिसाइज डिवाइस है? तो ए हमें बोल रहा है कि एक वर्नियर कैलिपर है जिसके 20 डिविजन्स ऑन द स्लाइडिंग स्केल। अब वर्नियर कैलिपर क्या करता है? 1 mm का उसका क्या होता है? 1 mm की यूनिट वो मेज वहां पे हम जैसे स्केल पे देखते हैं, स्केल से हम क्या कर सकते हैं? मिनिमम हम 1 mm की डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं। तो वैसे ही वर्नियर कैलिपर से भी 1 mm मेजर कर सकते हैं, लेकिन 1 mm के अंदर भी इसके अंदर के क्या 20 डिविजन्स होते हैं। मीन्स अगर 1 mm को भी हम 1 mm को भी हम 20 पार्ट्स में मेजर कर सकते हैं, मतलब कि 1/20 mm इससे मेजर कर सकते हैं। तो इसमें इससे हम सबसे कम डिस्टेंस कितनी मेजर कर सकते हैं? 1/20 mm। इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आएगा? को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते तो कितना आता है? डिवाइडेड बाई 10 होता है। तो 1/20 डिवाइडेड बाई 10 करेंगे तो 1/200 सेंटीमीटर। तो ये कितना आएगा? क्या आएगा? 0.005 सेंटीमीटर। इतनी छोटी से छोटी वैल्यू हम लेंथ हम मेजर कर सकते हैं एक वर्नियर कैलिपर से। दूसरा होता है स्क्रू गोज, जिसका पिच है 1 mm। स्क्रू गोज, तो इससे हम 1 mm इसका पिच है और 100 डिविजन्स बने हुए हैं, मतलब कि हम 1 mm को 100 पार्ट्स में डिवाइड करके मेजर कर सकते हैं। मतलब कि 1 mm अपॉन 100, इतना छोटा हम मेजर कर सकते हैं एक स्क्रू गोज से। ये इसको बोलते हैं हम इसका लिस्ट काउंट। तो ये हो गया वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट, मतलब कि छोटी से छोटी कितनी लेंथ हम मेजर कर सकते हैं। तो वर्नियर कैलिपर से हम कर सकते हैं 0.005 सेंटीमीटर। वहीं हम स्क्रू गेज से कर सकते हैं 1 mm अपॉन, इसमें कितने डिविजन्स हैं? 100 डिविजन्स हैं। तो इससे मेजर कर सकते हैं 1/100। इसको सेंटीमीटर में करेंगे तो 1/100, सेंटीमीटर में करेंगे तो डिवाइडेड बाई 10 करेंगे तो ये आएगा 1/1000 सेंटीमीटर। और यहाँ से निकलेगा 0.001 सेंटीमीटर। तो इसका लिस्ट काउंट होगा ये। इतनी छोटी लेंथ हम मेजर कर सकते हैं एक स्क्रू गेज से। तीसरा हम देखते हैं, तीसरा दिया हुआ है एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट दिया हुआ है दैट कैन मेजर द लेंथ टू विद इन ए वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट। विजिबल लाइट जितना वो मेजर कर सकता है, जितनी लेंथ वो मेजर कर सकता है। तो विजिबल लाइट के वेवलेंथ कितनी होती है? वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट होती है रफली अराउंड, इसको हम ले लेते हैं अराउंड 5000 एंगस्ट्रॉम। और हम अगर रेड लाइट लेंगे तो ये अराउंड हो जाएगा 6000 एंगस्ट्रॉम। ओके, तो इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट, 6000 एंगस्ट्रॉम मीन्स
6000 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। इसको हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 6000 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। ओके, अब इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो ये आएगा 0.00006, अराउंड 1 2 3 4 5 सेंटीमीटर। जीरो पॉइंट क्या आएगा, 0.00006 या सेंटीमीटर। ओके, तो ये इसका लिस्ट काउंट हो गया। तो हमसे पूछा गया है, हमसे ये पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा इंस्ट्रूमेंट है, कौन सा डिवाइस है वो मेजरिंग लेंथ के लिए सबसे ज्यादा प्रिसाइज होगा। सबसे ज्यादा प्रिसाइज कौन सा होगा, जो सबसे छोटी लेंथ को मेजर कर सकता है। तो सबसे छोटी लेंथ कौन मेजर कर सकता है, ए वाला कितना, ए है वर्नियर कैलिपर जो कितना मेजर कर सकता है, 0.005 सेंटीमीटर। बी है स्क्रू गेज जो मेजर कर सकता है 0.001 सेंटीमीटर। और ये है, ये तीसरा है जो कि फिजिबल लेंथ के वेवलेंथ जितना मेजर कर सकता है। ये कितना मेजर, इसका लिस्ट काउंट कितना है, 0.00006 सेंटीमीटर। तो सबसे छोटा मेजरमेंट ये कर सकता है, तो सबसे ज्यादा प्रिसाइज ये होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए स्टूडेंट मेजर्स द थिकनेस ऑफ ए ह्यूमन हेयर। एक स्टूडेंट ने ह्यूमन हेयर की थिकनेस को मेजर किया माइक्रोस्कोप में और उसका मैग्निफिकेशन रखा 100। मीन्स अगर हम माइक्रोस्कोप में 1 mm की कोई थिकनेस देखेंगे तो वह माइक्रोस्कोप में हमें कितना ही दिखाई देगा, 100 mm का दिखाई देगा। मैग्निफिकेशन का मतलब ये होता है कि हम अगर 1 mm थिकनेस की कोई चीज देख रहे हैं तो वो हम 100 mm थिकनेस की दिखाई देगी अगर उसका मैग्निफिकेशन 100 है तो। He makes 20 observation and finds the average width of the hair in the field of view of microscope is 3.5 सेंटीमीटर। उसे माइक्रोस्कोप के अंदर क्या दिखाई दिया, माइक्रोस्कोप के अंदर उसकी थिकनेस 3.5 mm है। ये उसे माइक्रोस्कोप के अंदर दिखाई दी, ये एक्चुअल थिकनेस नहीं है। तो हमें पूछा गया व्हाट इज द एस्टिमेट ऑफ द थिकनेस ऑफ द हेयर। हमें एक्चुअल हेयर थिकनेस पूछा है, तो एक्चुअल हेयर थिकनेस ये हमें 3.5 mm किसका है, मैग्नीफाइड है, ये 100 टाइम्स मैग्नीफाइड है। तो हम इसे डीमैग्नीफाई करेंगे, मतलब कि हमें इसे 100 से डिवाइड कर देंगे तो ये एक्चुअल थिकनेस आ जाएगी 3.5 mm अपॉन 100। तो ये आएगा 0.035 mm। तो दिस इज द एक्चुअल थिकनेस ऑफ द हेयर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन द फॉलोइंग। हमें इसमें पूछा है सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी होंगी। तो पहले में हमें रूल्स पता है, अगर जो भी लीडिंग ट्रेलिंग जीरोज हैं वो सारे क्या होंगे, नॉन सिग्निफिकेंट होंगे। तो इसमें क्या होगा, इसमें केवल एक ही सिग्निफिकेंट डिजिट होगा जो कि है 7। तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी होंगी, 1। दूसरा है 2.64 इंटू 10⁻24 kg। ये साइंटिफिक नोटेशन है, इसमें हमने पढ़ा था कि केवल बेस जो टर्म है उसी में हम सिग्निफिकेंट फिगर्स देखेंगे। तो इसमें कितनी है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। अगला है 0.2370। तो इसमें होगा 1 2 3 एंड 4। ओके, ये वाला जीरो काउंट नहीं करेंगे क्योंकि ट्रेलिंग जीरोस क्या होते हैं, नॉन सिग्निफिकेंट होते हैं। तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हुए, 4। इसमें कितने होंगे, 1 2 3 4। इसमें भी 4 होंगे। इसमें 1 2 3 4। इसमें भी 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। इसमें कितने होंगे, ये वाले जीरोस तो क्या होंगे, नॉन सिग्निफिकेंट होंगे और ये
सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। तो इसमें कितने हैं, 1 2 3 4, तो इसमें भी 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 13 ऑफ एनसीईआरटी। ए फेमस रिलेशन इन फिजिक्स रिलेट्स मूविंग मास m to the rest mass m naught of a particle in terms of its speed v and speed of light c. The relation first arose as a consequence of special relativity due to Albert Einstein. A boy recalls the relation almost correctly but forgot where to put the constant c. तो इसमें बताया गया कि ये एक रिलेशन है, ये एक मूविंग मास के बीच में और रेस्ट मास के बीच में एक रिलेशन है कि मूविंग मास, अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उसका मास इज इक्वल्स टू मास जो उसका रेस्ट पे होना चाहिए अपॉन 1/v, 1 - v² टू द पावर 1/2। लेकिन ये बोल रहा है कि इसमें बाकी रिलेशन ऑलमोस्ट करेक्ट है, लेकिन उस स्टूडेंट ने यहाँ पे सी जो कि स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू है वो रखना भूल गया, तो वो कहाँ आएगी ये पूछ रहे हैं। तो हम इसे डायमेंशन एनालिसिस से करेंगे। डायमेंशन एनालिसिस से करेंगे तो मास इज इक्वल्स टू एम नोट अपॉन 1 - v² टू द पावर 1/2। अब हमें पता है कि यहाँ पे हम देखेंगे तो हमें पता है दो टर्म्स को ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो दो दो टर्म्स ऐड और सब्ट्रैक्ट तब तक नहीं हो सकते तब तक उनकी यूनिट सेम ना हो जाए। अब यहाँ पे वन तो क्या है, यूनिटलेस है, वन की कोई यूनिट नहीं है, वन तो एक कांस्टेंट है उसकी, वो यूनिटलेस है। लेकिन वी जो की है मीटर पर सेकंड उसका स्क्वायर, वी क्या है, वेलोसिटी है, वेलोसिटी की यूनिट मीटर पर सेकंड होती है, और वी स्क्वायर की यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। तो ये एक इसकी एक ये यूनिटलेस नहीं है, तो हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो यहाँ से हमें क्या पता चलता है कि या तो यहाँ पे यूनिट क्या होनी चाहिए, मीटर पर सेकंड का स्क्वायर होनी चाहिए, या फिर ये वाला टर्म यूनिटलेस होना चाहिए। तो क्या हम इस टर्म को यूनिटलेस बना सकते हैं, बना सकते हैं अगर हम इसको डिवाइड करते हैं सी स्क्वायर से। तो हम यहाँ पे अगर लिखते हैं m इज इक्वल्स टू एम नोट अपॉन 1 - v² अपॉन c² होल पावर 1/2। अब क्या होगा, v² अपॉन c², इन दोनों टर्म्स की यूनिट क्या होगी, सेम होंगी, तो इनकी यूनिट कैंसिल आउट हो जाएंगी, तो ये भी एक कांस्टेंट बन जाएगा। तो कांस्टेंट माइनस कांस्टेंट हम कर सकते हैं। और m यहाँ पे यूनिट है केजी, मास की यूनिट यहाँ पे केजी है, तो ये नीचे वाला टर्म पूरा क्या हो जाएगा, यूनिटलेस हो जाएगा, और इसकी यूनिट क्या है, केजी। तो हमें यहाँ पे भी यूनिट केजी और केजी दोनों इक्वल मिल जाएंगे, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं। तो सी की वैल्यू हमें पता चल गई, सी हमें कहाँ पुट करना है, वी स्क्वायर के नीचे हमें सी स्क्वायर रखना है, तो ये इसका एक्चुअल फॉर्मूला बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 mole of an ideal gas at standard temperature and pressure occupies 22.4 liter molar volume. What is the ratio of molar volume to the atomic volume of a mole of hydrogen? साइज ऑफ हाइड्रोजन एटम दे रखी है हमें, 1 एंगस्ट्रॉम लेना है। वाई दिस रेशियो इज सो लार्ज, तो पहले हमें निकालना है एटॉमिक वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पे हमें रेडियस दी हुई है हाइड्रोजन एटम की, रेडियस जो कि कितनी है 1 जिसकी वैल्यू होती है 1 × 10⁻⁻10 मीटर। ओके, अब हमें निकालनी है एटॉमिक वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन। तो वो कैसे निकलेगी, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन में कितने नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, एवोगैड्रो नंबर्स, एवोगैड्रो नंबर इनटू वॉल्यूम ऑफ 1 एटम, वॉल्यूम ऑफ 1 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। ओके,
तो एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू होती है 6.023 इंटू 10⁻23 और वॉल्यूम ऑफ वन हाइड्रोजन एटम कितना होगा? हाइड्रोजन एक स्फीयर की फॉर्म में होगा हाइड्रोजन एटम, उसकी वॉल्यूम आएगी 4/3 इंटू पाई, दैट इज 3.14 इंटू रेडियस का क्यूब। रेडियस कितनी है? 10⁻⁻10 उसका क्यूब। तो ये आएगा, कैलकुलेट करने पे आएगा अराउंड 25.2 इंटू 10⁻⁻7 मीटर क्यूब। ओके, एंड हमें दिया हुआ क्या है? हमें दिया हुआ है मोलर वॉल्यूम। मोलर वॉल्यूम, मोलर वॉल्यूम कितना दिया हुआ है हमें? 22.4 लीटर। इसे हम लिख सकते हैं 20, अगर हमें इसे मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है तो हम लिख सकते हैं 22.4 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब। ओके, तो ये हमें मोलर वॉल्यूम दिया हुआ है। मोलर वॉल्यूम का मतलब क्या होता है? एक मोल कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है। किसी कंटेनर में अगर हम एक मोल को डालेंगे तो वो कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है, तो वो हमें 22.4 लीटर दिया हुआ है, जो मीटर क्यूब में कन्वर्ट करने पे 22.4 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब होता है। और हमने निकाला क्या है? हमने निकाली है एक्चुअल में 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन का वॉल्यूम कितना होता है। अगर हम स्पेस में नहीं, अगर हम ओनली एटम्स की बात करें तो वो कितना वॉल्यूम कवर करता है, ये हमने निकाल लिया। अब ये पूछ रहा है कि हमें रेशियो करना है किसका? रेशियो ऑफ मोलर वॉल्यूम टू द एटॉमिक वॉल्यूम। मोलर वॉल्यूम कितना है? 22.4 इंटू 10⁻³ एंड एटॉमिक वॉल्यूम कितना निकाला है हमने? 25.2 इंटू 10⁻⁻7। यह आएगा रफली अराउंड 0.89 इंटू 10⁻⁴। ओके, रफली अराउंड 0, इसको हम लिख सकते हैं अराउंड 8900, रफली अराउंड 8900 आएगा। ओके, ये हमें हमसे पूछा था व्हाई इज दिस रेशियो सो लार्ज, ये इतना बड़ा क्यों? आप ये पूछा है हमसे। तो ये इतना बड़ा इसलिए है क्योंकि द रेशियो इज लार्ज बिकॉज द एक्चुअल साइज ऑफ गैस मॉलिक्यूल इज नेग्लिजिबल स्मॉल इन कंपैरिजन विद द इंटरमोलिकुलर स्पेसेस। क्योंकि हम जब मोलर वॉल्यूम निकालते हैं तो मोलर वॉल्यूम में मॉलिक्यूल्स के बीच में डिस्टेंस बहुत ज्यादा हाई होता है एज कंपेरिजन टू द रेडियस ऑफ द एटम। ओके, इसीलिए ये ज्यादा वॉल्यूम कवर करेगा एज कंपेरिजन टू द एक्चुअल एटॉमिक वॉल्यूम, इसलिए ये वैल्यू बहुत ज्यादा हाई है। ओके, तो आज के लिए इतना ही। कल से हम अपना नया लेक्चर स्टार्ट करेंगे। तो थैंक यू गाइस।